Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samad Tariq from Muzaffargarh, student of BS Psychology fourth semester. तो एंथ्रोपोलॉजी की जो प्रेजेंटेशन थी उसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो उसको टॉपिक जो था आज हम डिस्कस करेंगे कल्चराइजेशन। सबसे पहले बेसिक हम जानेंगे इसकी, हम देखेंगे कि कल्चर क्या है। तो कल्चर सबको पता है कल्चर क्या है। कल्चर यही है कि हम हमारे सोसाइटी के जो भी रहन सहन तरीका है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, तो हमारे उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, वो सब कल्चर में आता है। लेकिन आज जो टॉपिक है वो है ए कल्चराइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपनी सोसाइटी में किसी दूसरे कल्चर को लेके आते हैं। जब हम किसी सोसाइटी में एक दूसरा कल्चर लेके आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम अपना कल्चर भुला देंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। हमने उस कल्चर को भी साथ लेके चलना है और अपने कल्चर को भी नहीं भुलाना। तो आज बेसिकली हमने यही पढ़ना है। बेसिकली ये उन वो जो कल्चर हो ना, ये उस दो कल्चर को मैनेज करने का तरीका है। उस दो कल्चर को किस तरह से मतलब लेके आगे चलना है, तो ये आज उसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। प्रोसेस टू अडॉप्ट अ न्यू कल्चर। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये यूरोप से स्टार्ट हुआ और 1918 में W.I. थॉमस, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था अमेरिका का। सबसे पहले इस बंदे ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया, W.I. थॉमस। और उसके बाद 1936 में जिस बंदे ने इसकी एक न्यू तरीके से डेफिनेशन की वो था रेटरी। तो उसने जो डेफिनेशन की थी उसका ये था कि हम अपने एक कल्चर में ना एक पैटर्न में एक न्यू पैटर्न लेके आना, मतलब एक कल्चर में दूसरे कल्चर को इस तरह से मिलाना है कि हमें पता ही ना चले। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि कोई देहात का बंदा जब शहर की तरफ जाता है तो जितना भी मुश्किल हो उसे वहाँ की कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। और उसे अपना कल्चर के साथ लेके चलना होता है। ये नहीं है कि अगर वो देहात में है तो वो शलवार कमीज पहनता है, शहर में जाएगा उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो शलवार कमीज पहनना पड़ेगी और पैंट शर्ट पहनना पड़ेगी, क्योंकि ये सिटी का कल्चर है, ये वहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब देखेंगे कि हर किसी ने वो पहना हुआ है, पैंट शर्ट पहनेंगे, तो आपको भी मतलब कभी ना कभी आप इस तरफ माइल हो जाते हैं। तो फिर आपने इस तरह उसको इस तरह से अपनी असमिलेशन करनी है उस कल्चर को अपने अंदर। जब आप वापस शहर आएंगे या फिर आप उधर ही होंगे तो आपको वो शलवार कमीज भी पहनना पड़ेगी। तो एक 1954 ब्रिटन जॉर्डन था एक बंदा, उसने एक थ्योरी पेश की इसकी डेकलरेशन की, बहुत ही मॉडल।
इसने जो 2 डायमेंशन में कल्चर को 2 डायमेंशन में डिवाइड किया, तो डायमेंशन क्या थे? रिटेंशन और रिजेक्शन। मतलब उसमें इसको एक दो नाम दिए, रिटेंशन और रिजेक्शन। मतलब या तो रख लो या फिर खत्म कर दो। तो इसी तरह उसमें एक इसको 4 कैटेगरी एक टॉपिक है इसमें, उसमें इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो वो उसमें सबसे पहले जो असेंबलेशन है, असेंबलाइजेशन वही मतलब मिल जाना। तो इसमें ये है कि जब इंडिविजुअल अडॉप्ट करेगा न्यू कल्चर को, इसके बाद आता है सेपरेशन। ये जो होगा असेंबलेशन जो होगा, ये गवर्नमेंट आपको फोर्स करेगी कि आप करना पड़ता है। ये आपको गवर्नमेंट फोर्स करेगी कि आपको ये कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप एक देख लें कि हमारे यहाँ आजकल हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो है उर्दू। तो हमें किस चीज़ पे फोर्स किया जाता है कि हम एजुकेशन किस लैंग्वेज में हासिल करें, वो है इंग्लिश। तो इसी तरह इसकी एग्जाम्पल है कि सेपरेशन, कि वो हम फोर्स करेंगे। उसके बाद सेपरेशन है, जो ये बेसिकली जो इमिग्रेशन है ना, सेपरेशन, ये उसमें होता है। मतलब जुदा होना, मतलब एक बंदा है जो वो कहता है कि जी मैं अपने कल्चर में जो न्यू कल्चर है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो ये वो होता है। तो इसका आगे है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी वही आती है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने कल्चर को भी साथ रखे और जो दूसरा कल्चर है उसको भी अडॉप्ट करे, और उसके लिए वो रजामंद है। ये ना हो कि उसे किसी की तरफ से फोर्स किया गया हो, और ये भी ना हो कि वो उससे नफरत करने लगे, बल्कि वो इसके लिए रजामंद हो। और एक और है माइग्रेशन। माइग्रेशन वही है जो हम माइग्रेट करके किसी दूसरे इलाके में जाते हैं, शहर गाँव से शहर की तरफ जाते हैं, तो जो हमें वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो ये माइग्रेशन उस चीज़ में। अब जी जब इसको अडॉप्ट करते हैं तो फिर जाहिर बात है थोड़ी मुश्किल पेश आनी होती है, तो वो स्ट्रेस बन जाती है। कुछ लोगों के लिए वो ना स्ट्रेस बन जाती है, उससे हम कहते हैं कल्चरेटिव स्ट्रेस। वो कहते हैं कि ये जो स्ट्रेस है ये डायरेक्टली आपके माइंड पे इफेक्ट करती है। आपकी जो साइकी होती है उस पर ये मतलब इफेक्ट करती है। जाहिर बात है जब आप एक चीज़ को अपने उसमें रख रहे हैं, लेकिन जब आपको एक फ़ौरन से चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ जाए तो वो थोड़ा सा आपको साइकोलॉजिकली परेशान भी करेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप उसकी वजह से स्ट्रेस ले लें। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि एक बच्चा जो वो अपनी दूसरी तीसरी क्लास तक वो एक देहात के स्कूल में पढ़ता है, और जब वो देहात के स्कूल में पढ़ता है, जब देहात का पता ही होता है आपको कि वो दूसरी तीसरी जमात तक तो ABC पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को तीसरी या चौथी जमात में गाँव वाले स्कूल से निकाल के शहर में डाल दें जहाँ पर हाई लेवल की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, ऑक्सफोर्ड जैसा सिलेबस पढ़ाया जाता हो, तो वो उसके लिए वो स्ट्रेस बनेगा। और
जाहिर बात है वो उसको अडॉप्ट करने में वो या तो उसे अडॉप्ट कर नहीं सकेगा या फिर उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। तो ये वही है अडल्ट्रेटेड स्ट्रेस। और इसमें भी एक बंदा था, सर चुहैल, उसमें भी इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जो सबसे पहली है वो है वॉलंटरी। वॉलंटरी का क्या मतलब है जी? वॉलंटरी मतलब खुद ही रज़ाकाराना तौर पर एक बंदा है वो जॉब हासिल करना चाहता है जी, तो वो उसके लिए मतलब अपना लिबास छोड़ने पर तैयार हो जाता है, तो उसके लिए अपना मुल्क छोड़कर तैयार हो जाता है। वो उसके लिए अपने शादी की रस्मात और जो सेरेमनीज होती हैं, मैरिज सेरेमनीज, तो भी मतलब तुर्क करने पर तैयार हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं है कि वो अपनी रस्म को बुलाकर अगर वो दूसरी जो कल्चर है वो अडॉप्ट कर रहा है तो वो अपने कल्चर को बुला कर, ऐसा नहीं है। वो अपने कल्चर को भी याद रखेगा। वो सिर्फ जो वो जो कर रहा है वो सिर्फ अपने सेल्फ के लिए कर रहा है, ना कि दूसरों के लिए। जब वो जारी बात है जब अपने कंट्री में आएगा या अपने घर में आएगा तो जारी बात है उसे फिर वही कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा जो वहाँ पहले चल रहा है। और दूसरा जो है वो है रिफ्यूजीज। इसमें भी वो वही बात है, वो वॉलंटरी करता है लेकिन अपनी नेचर को ख़राब करता है और अपने जो जंग वगैरह अगर वो लड़ते हैं तो ये उसको ख़राब करता है। और ये 2010 में थ्योरी पेश की गई। उसके बाद है एसिलिन सीकर्स। जो इसमें ये होता है कि बंदा इसको अपने कल्चर को इसलिए अडॉप्ट करता है, ये अपने मुल्क को अपने शहर को इसलिए छोड़ देता है कि वो जब अपने कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है, उसकी उसमें मतलब अपने कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है। तो उसे लगता है कि मैं अपने कल्चर की अपने तजुर्बों से अपने कल्चर से अपनी गैर कानूनी मतलब अपने कल्चर के मुताबिक नहीं चल रहा, तो वो उसके लिए वो रज़ामंद हो जाता है। वो अपना शहर छोड़ देता है, अपना मुल्क छोड़ देता है और रोकती है। सो जूनियर्स ये बेसिकली वो होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए एक मकसद के लिए अपना मुल्क छोड़ते हैं, अपना शहर छोड़ते हैं और एक दूसरे ग्रुप के साथ अपने अटेंशन जोड़ देते हैं, लेकिन वो थोड़े से वक्त के बाद वो दोबारा अपने मुल्क अपने घर या फिर अपने शहर वापस आ जाते हैं। बेसिकली टॉपिक तो इतना ही था, लेकिन थोड़ी सी जो रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करनी है। रिसर्च ना कहें, रिसर्च में मैंने आपको हिस्ट्री इसकी बता दी है कि W.R. थॉमस था 1918 में, जिसने 1988 में जिसने भी थ्योरी पेश की सबसे पहले रिकल्चराइजेशन। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा
कि अगर एकलाइजेशन हम इसलिए नहीं करते कि एक बंदा मिसाल के तौर पर अगर वो एक शहर में रहता है, सॉरी गाँव में रहता है और वो शहर की तरफ जाता है, तो ये नहीं होगा कि वो अगर वो शहर में रहता है अपने लिबास को भूल जाएगा, अपने अकायद को भूल जाएगा, अपने जो बुज़ुर्गों के बताए हुए अदवार हैं वो भूल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उसे भी साथ लेके चलेगा और जो न्यू अडॉप्ट करेगा वो उसे भी साथ लेके चलेगा। एक मेरे ख्याल में आजकल के जो दुनिया है उसमें ये चलना पड़ता है। अगर आप एक कॉमन से एग्जांपल ले लें तो हम अपने जो बोलते हैं हम उस पर अगर नोट करें तो हम उर्दू भी बोलते हैं, उर्दू बोलने के साथ साथ हम उसमें इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो ये होता है एकलाइजेशन। तो आपको ये पसंद आई होगी, ये समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।